दोस्तों जरा सोच कर देखिए, वैज्ञानिकों की हालत कैसी रही होगी। बहती हुई नदियां, पहाड़, झरने और जल स्रोत देखे होंगे। बिल्कुल वैसी ही हालत उनकी थी जैसी हमारी एक मूवी या एक फिल्म या एक वेब सीरीज का ट्रेलर देखकर हो जाती है। हम उस पूरी वेब सीरीज या फिल्म को देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ वॉयेजर यान ने वैज्ञानिकों को एक ट्रेलर दिखाया जिसने वैज्ञानिकों को एक नया मिशन लॉन्च करने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि वैज्ञानिकों को पूरी फिल्म देखनी थी। क्योंकि वॉयेजर ने वैज्ञानिकों को बहती हुई नदियां, पहाड़ और समुद्र की ऐसी ऐसी झलकें दी थी जो हमारी पृथ्वी के करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ग्रह के चांद पर मौजूद थी। यहां से वैज्ञानिकों की उत्सुकता बढ़ी और उन्होंने एक नए मिशन को अंजाम दिया जिसने हमारे सौरमंडल में ऐसे ऐसे रहस्य उजागर किए जो आने वाले समय में मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज हम एक ऐसे ही मिशन को जानेंगे और देखेंगे हमने इस मिशन के माध्यम से क्या क्या रहस्यों से पर्दा उठाया। इस मिशन की शुरुआत को जानने के लिए हमें अतीत में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें जाना होगा 1970 के दशक में। 1970 के दशक तक हम इंसानों ने हमारे सौरमंडल के लगभग सभी इनर प्लैनेट्स तक अपने मिशन भेज दिए थे, जिसमें बुध, शुक्र और मंगल शामिल हैं। पर अभी भी हमारे सौरमंडल के आउटर प्लैनेट्स और उनके मून्स के बारे में हमारे पास बेहद कम जानकारी थी। ऐसे में नासा ने एक ऐसे मिशन पर काम करना शुरू किया जो हमारे सौरमंडल के आउटर प्लैनेट्स के फ्लाईबाय को अंजाम देकर उनके बारे में अहम जानकारियां जुटा सके। और यहां से जन्म हुआ पायनियर और वॉयेजर मिशनों का, जिन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में से एक माना जाता है। इन मिशनों ने हमारे सौरमंडल के कई आउटर प्लैनेट्स के लिए फ्लाईबाय का अंजाम दिया, जिन्होंने इन ग्रहों के बारे में हमारी जानकारी को कई गुना बढ़ाने का काम किया। 1980 के दशक में पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों ने हमारे सौरमंडल के सबसे खूबसूरत कहे जाने वाले शनि ग्रह के पहले फ्लाईबाय को अंजाम दिया। इस दौरान इन मिशनों ने हमारे एटमॉस्फेयर, सरफेस और उसके सबसे बड़े मून टाइटन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां और तस्वीरें धरती तक भेजी। इन मिशनों द्वारा जुटाई गई जानकारी से यह साफ हो गया कि हमें शनि ग्रह और उसके चांद का और करीबी से अध्ययन करने की जरूरत है, जिसके लिए हमें इस प्लेनेट पर एक सेपरेट मिशन भेजना होगा जो हमें पूरी पिक्चर दिखा सके। और यहीं से जन्म हुआ मानव इतिहास के सबसे सफल और महत्वाकांक्षी इंटरप्लैनेटरी मिशन कैसिनी-हुयजेंस का। इस मिशन ने दशकों तक अपनी खोजों से शनि ग्रह, उसके रिंग्स और उसके मून्स को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसे में आज हम एक सफर पर चलेंगे जहां हम कैसिनी-हुयजेंस मिशन के साथ शनि ग्रह और उसके मून्स की एक अनोखी यात्रा करेंगे। 1980 के दशक में पायनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों ने हमारे शनि ग्रह के फ्लाईबाय को अंजाम दिया। उन्हें इस प्लैनेटरी सिस्टम में एक मिनी सोलर सिस्टम नजर आया। शुरुआती जानकारी से हमें प्लैनेट और उसके मून्स, खासकर टाइटन को लेकर कई अनोखी और जानकारियां पता चली। पर फ्लाईबाय मिशन होने के कारण वैज्ञानिकों को इस प्लैनेटरी सिस्टम का अध्ययन करने के लिए बेहद कम समय मिला, क्योंकि यह मिशन चलते चलते ही इसकी तस्वीरें और इसके जानकारियां हमें भेज रहे थे। वहां पर रुककर उन्होंने अध्ययन नहीं किया। वहीं वैज्ञानिकों का मानना था अगर हम इस ग्रह पर कोई सेपरेट ऑर्बिटर मिशन भेज सकें जो वहां पर रुककर तसल्ली से हमें इसकी जानकारी दे पाए और इस ग्रह और उसके मून्स का कई सालों तक करीबी से अध्ययन कर सके, तो यह मिशन हमारे लिए बहुत कामगार सिद्ध होगा। ऐसे में जब 1982 में यूरोपियन साइंस फाउंडेशन और अमेरिकन नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यानी कि नासा ने भविष्य में दोनों ही स्पेस एजेंसी के बीच जॉइंट स्पेस मिशन की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक वर्किंग ग्रुप की स्थापना की, तब इस ग्रुप में मौजूद कुछ वैज्ञानिकों ने जॉइंट मिशन के अंतर्गत एक पेयर्ड सैटर्न ऑर्बिटर और टाइटन प्रोब का सुझाव दिया। दोनों ही स्पेस एजेंसीज को यह आइडिया बहुत पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने ऐसी किसी संभावित मिशन को लेकर एक जॉइंट स्टडी शुरू की जो 1986 तक चली और आखिरकार 1988 में इस मिशन पर आधिकारिक रूप से काम भी शुरू हो गया। यह एक जॉइंट स्पेस मिशन होने वाला था जिसमें अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और इटालियन स्पेस एजेंसी शामिल थी। जब नासा शनि और उसके चांद का अध्ययन करने में सक्षम
एक न्यूक्लियर पावर्ड ऑर्बिटर पर काम कर रहा था, यानी कि न्यूक्लियर पावर से चलने वाले ऑर्बिटर का निर्माण किया जा रहा था। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी शनि के सबसे बड़े मून टाइटन का अध्ययन और उस पर लैंड करने में सक्षम एक प्रोब पर काम कर रहा था। कैसिनी मिशन को उस समय के सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन के तौर पर जाना जाता है, जिसके मुख्य कारण थे इसका बेहद ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन। इस स्पेसक्राफ्ट में कुल 1630 इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, 22,000 वायर कनेक्शन और 14 किलोमीटर केबल मौजूद थी। कैसिनी ऑर्बिटर करीब 7 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा स्पेसक्राफ्ट था, जिसका कुल वजन 2150 किलोग्राम था। इस स्पेसक्राफ्ट में कुल 12 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, जिनका मुख्य मकसद शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, रिंग्स और मून्स का अध्ययन करना था। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ह्यूजेंस एक 3 मीटर चौड़ा प्रोब था, जिसका वजन करीब 320 किलोग्राम था। इसमें कुल 6 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, जिनका मुख्य मकसद शनि ग्रह के मून टाइटन के एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, हाइड्रोकार्बन लेक्स और सरफेस का अध्ययन करना था। इस विशालकाय स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए इसमें लगभग 38 किलोग्राम प्लूटोनियम 238 मौजूद था। उसमें मौजूद सिस्टम रेडियो एक्टिव मटेरियल के डीके होने के बाद निकलने वाली हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलता था, जिससे इसके सभी इंस्ट्रूमेंट्स को पावर मिलती थी। वहीं ह्यूजेंस प्रोब में केमिकल बैटरीज भी मौजूद थी, जो कि कैसिनी से अलग होने के बाद इसे पावर देने के लिए लगाए गए थे। इसके डेवलपमेंट के दौरान दोनों ही स्पेस एजेंसीज को कभी इसके $3.3 बिलियन के प्राइस टैग तो कभी इसके न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। पर आखिरकार 1997 को यह स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के लिए तैयार कर दिया गया। यहां से शुरुआत होती है कैसिनी मिशन के। 5 अक्टूबर 1997 को कैसिनी ह्यूजेंस मिशन को टाइटन 4B सेंटौर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। And liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. यह एक बेहद ही वजनी स्पेसक्राफ्ट था, जिसका वजन करीब 5600 किलोग्राम था। ऐसे में उस समय मौजूद टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसे सीधे शनि ग्रह पर भेज पाना बेहद मुश्किल काम था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी असिस्ट या फ्लाईबाइज तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत यह स्पेसक्राफ्ट दूसरे ग्रहों की ग्रेविटी का इस्तेमाल कर अपनी स्पीड को बढ़ाकर शनि ग्रह तक का सफर करने वाला था। यानी कि ये दूसरे ग्रहों की ग्रेविटी को अपना हाथ पकड़ाकर उनकी गति को हासिल करने वाला था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी ट्रैक्टर की ट्रॉली को पकड़कर अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ा लेते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। 1998 से लेकर 1999 के बीच इस स्पेसक्राफ्ट ने 2 बार वीनस ग्रह और 1 बार हमारी पृथ्वी ग्रह के फ्लाई बाय को अंजाम दिया, जिसके बाद जाकर आखिरकार इस स्पेसक्राफ्ट के पास इतना ऑर्बिटल मोमेंटम आ चुका था कि यह आउटर सोलर सिस्टम के ग्रहों तक का अपना सफर शुरू कर सके। इस लास्ट ग्रेविटी असिस्ट के दौरान यह 30 दिसंबर सन 2000 को जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के ऑर्बिट से होकर गुजरा, जिस दौरान इसे शनि ग्रह के सफर के लिए जरूरी फाइनल थ्रस्ट मिल चुका था, यानी इसकी स्पीड बढ़ चुकी थी। शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने से पहले ही इसने शनि ग्रह का अध्ययन आरंभ कर दिया था और इस दौरान इसने अप्रैल 2004 में शनि ग्रह पर उठने वाले विशालकाय तूफानों का अध्ययन किया और साथ ही मई 2004 में इसके 2 नए मून्स की भी खोज कर डाली, जिसके बाद आखिरकार करीब 7 सालों के लंबे सफर और ढेर सारे ग्रेविटी असिस्ट के बाद कैसिनी स्पेसक्राफ्ट जुलाई 2004 में शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हो गया, जिसके साथ ही यह शनि ग्रह को ऑर्बिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने के साथ ही इसका प्राइमरी साइंटिफिक मिशन भी आरंभ हो चुका था। अक्टूबर 2004 में यह शनि ग्रह के सबसे बड़े मून टाइटन के करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने इस चंद्रमा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां और तस्वीरें वैज्ञानिकों को भेजी, जिसके बाद दिसंबर 2004 को ह्यूजेंस प्रोब मुख्य कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया और टाइटन मून की ओर अपना सफर आरंभ करता है। इस मिशन को इस तरह डिजाइन किया गया था
कि यह लैंडिंग के दौरान टाइटन के एटमॉस्फेयर का करीबी से अध्ययन कर सके। साथ ही यह प्रोब लैंडिंग के बाद कुछ समय तक टाइटन के सरफेस का अध्ययन करने और उसकी तस्वीरें लेने में सक्षम था। करीब 22 दिनों की यात्रा के बाद 14 जनवरी 2005 को यह प्रोब टाइटन के डेंस एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गया, जिसके बाद इसका करीब 2 घंटे और 30 मिनट का डिसेंट शुरू होता है, यानी कि यह 2 घंटे 30 मिनट तक वहां सरफेस की ओर बढ़ता है। डिसेंट के दौरान यह प्रोब टाइटन के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर से होकर गुजरा और इस दौरान इसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां मुख्य कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के जरिए वैज्ञानिकों को भेजी। इस प्रोब को इस तरह से बनाया गया था कि यह टाइटन के हार्ड सरफेस या उसके ओशियंस दोनों पर लैंडिंग करने में सक्षम था। लैंडिंग के समय इसकी स्पीड को कम करने के लिए इसमें स्पेशल पैराशूट भी लगाए गए थे। टाइटन के डेंस एटमॉस्फेयर से गुजरने के बाद यह आखिरकार उसके हार्ड सरफेस पर लैंड हो गया। इसके साथ ही यह किसी दूसरे ग्रह के मून पर लैंड करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन चुका था। ह्यूजेंस प्रोब टच डाउन के बाद करीब 72 मिनट तक एक्टिव रहा, जिस दौरान यह टाइटन के सरफेस से जुड़ी कई तस्वीरें और जानकारियां मुख्य स्पेसक्राफ्ट को भेजता रहा। पर इसके बाद इसका कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया और ह्यूजेंस मिशन का अंत हो गया। ह्यूजन मिशन ने टाइटन पर मौजूद विशाल हाइड्रोकार्बन लेक्स और नदियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। साथ ही इसने टाइटन पर एक एक्टिव हाइड्रोकार्बन रिच एटमॉस्फेयर की खोज भी की, जहां धरती की तरह ही बादल बनते हैं और बारिश भी होती है। साथ ही वैज्ञानिकों को टाइटन से जुड़ी हुई कई ऐसी और जानकारियां मिली जो इसे हमारी धरती से काफी सिमिलर बनाती हैं। पर भले ही ह्यूजेंस मिशन का अंत हो गया था, पर इसके मुख्य स्पेसक्राफ्ट कैसिनी ने अपना सफर तो अभी शुरू ही किया था। जुलाई 2005 कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के एक और मून एनसेलेडस के करीब से होकर गुजरा। इस दौरान इसने चंद्रमा से जुड़ी कई जानकारियां जुटाई, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के होश उड़ाकर रख दिए। शुरू में माना जाता था कि एनसेलेडस एक इनएक्टिव आइसी मून है, जिसका सरफेस कई किलोमीटर विशाल मोटी बर्फ से ढका हुआ है। पर कैसिनी ने अपने फ्लाई बाय के दौरान इसके पोल से निकलने वाले प्लूम्स का पता लगाया। ये प्लूम्स किसी गीजर की तरह बेहद ही तेज गति से इसके सरफेस में मौजूद क्रैक से बाहर आ रहे थे। जुलाई 2006 कैसिनी ने एक बार फिर टाइटन के करीब से अपना रास्ता गुजारा, जिस दौरान इसने इसके सरफेस पर मौजूद विशालकाय लेक्स की खोज की, जो कि कई किलोमीटर विशाल थे। साथ ही इसने इसके सरफेस में फ्लोटिंग हाइड्रोकार्बन रिवर्स की भी खोज की, जो कि धरती पर मौजूद नदियों की ही तरह थी। बिल्कुल धरती जैसा मंजर वैज्ञानिकों को दिखाई दे रहा था। आने वाले कुछ सालों तक कैसिनी ऐसे ही शनि ग्रह के रिंग्स और उसके मून्स का अध्ययन करता रहा, जिसके बाद जाकर 2008 में इसका प्राइमरी मिशन खत्म हो गया। इसके बाद इसने कैसिनी इक्विनॉक्स के नाम से अपने 2 सालों के एक्सटेंडेड मिशन की शुरुआत की, जो 2010 तक चला। अक्टूबर 2008 कैसिनी ने एक बार फिर एनसेलेडस के फ्लाई बाय को अंजाम दिया। इस फ्लाई बाय के दौरान यह इसके सरफेस से निकलने वाले प्लूम से होकर गुजरा, ताकि यह इसके कंपोजिशन का पता लगा सके। कैसिनी द्वारा जुटाई गई जानकारी से पता चला कि इन प्लूम्स में वाटर वेपर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़ी खोज थी। इस खोज ने हमें बताया कि सैटर्न और जुपिटर ग्रह के आइसी मून्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा एक्टिव हैं, जिनके हार्ड आइसी सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर के ओशियन मौजूद हों। ऐसे में काफी संभावना है कि इन मून्स के विशाल सरफेस लिक्विड ओशियन में किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स जीवन भी हो सकता है। इन खोजों ने इन मून्स को धरती से पूरे जीवन मौजूद होने की रेस में काफी अलग लाकर खड़ा कर दिया, जहां भविष्य में किसी प्रकार की मानव बस्तियां भी बसाई जा सकती थी। 2010 में उसके मिशन को फिर एक बार करीब 7 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया, जिसे कैसिनी सोल्स्टाइस नाम दिया गया। इस एक्सटेंडेड मिशन का मुख्य मकसद शनि ग्रह पर होने वाले सीजनल चेंजेस के और उनके प्रभावों और शनि ग्रह के रिंग्स का करीबी से अध्ययन करना था। दिसंबर 2010
कैसिनी ने शनि ग्रह के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर आए एक बेहद ही विशाल तूफान का पता लगाया। यह स्टॉर्म करीब 15,000 किलोमीटर विशाल था, जो कि किसी ग्रह पर देखा गया अब तक का सबसे बड़ा तूफान था। जुलाई 2013 कैसिनी ने शनि ग्रह और उसके रिंग्स के साथ धरती की तस्वीरें ली, जो कि कई लाखों किलोमीटर की दूरी से एक ब्लू डॉट की तरह नजर आ रहा था। यह एक काफी आइकॉनिक तस्वीर है, जिसे द डे द अर्थ स्माइल्ड के नाम से जाना जाता है। इस दौरान दिसंबर 2013 में कैसिनी ने शनि ग्रह के नॉर्थ पोल में हेक्सागोनल शेप जेट स्ट्रीम की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली। कई तरह के क्लाउड स्ट्रक्चर से बने हुए इस जेट स्ट्रीम की सबसे खास बात यह थी कि एक परफेक्ट हेक्सागोन शेप में था, जो कि बड़ा विचित्र था। आने वाले कुछ सालों तक कैसिनी ने ऐसे ही शनि ग्रह के मून्स टाइटन और एनसेलेडस के बारे में और क्लोज फ्लाईबाइज को अंजाम दिया, जिस दौरान इसने टाइटन और एनसेलेडस के हाइड्रोकार्बन लेक्स, प्लूम्स, स्ट्रक्चर, सरफेस और कंपोजिशन का करीबी से अध्ययन किया। कैसिनी ग्रांड फिनाले मिशन 2016 के अंत में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने एक बेहद ही नए और चुनौतीपूर्ण ऑर्बिट में शनि ग्रह को ऑर्बिट करना शुरू किया, जिसे ग्रांड फिनाले नाम दिया गया। यह अपने आप में कैसिनी के लिए एक नया और बेहद ही खतरनाक मिशन था। इसके अंतर्गत कैसिनी लगातार शनि ग्रह के पोल्स का चक्कर लगाना शुरू करता है, जिसके दौरान यह इसके नैरो एप रिंग्स के पास से होकर 20 बार गुजरा। जिसके बाद कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के शनि ग्रह के अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर और इसके इंटरमोस्ट रिंग्स के करीब से अध्ययन करना शुरू करता है। इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट 22 बार इनके बेहद ही करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर और इसके रिंग्स के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई और इसकी कई अद्भुत तस्वीरें भी ली। इस दौरान कैसिनी ने शनि ग्रह के रिंग्स के बारे में कई रोचक खुलासे किए। स्पेसक्राफ्ट द्वारा जुटाई गई जानकारी से हमें पता चला कि शनि ग्रह के रिंग्स वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ज्यादा जवान हैं, जिनका निर्माण केवल 100 मिलियन साल पहले हुआ है। साथ ही कैसिनी ने बताया कि इसका निर्माण शनि ग्रह के किसी मून या एक विशाल एस्ट्रॉयड के टुकड़े टुकड़े हो जाने की वजह से हुआ था, जो इतने ज्यादा टुकड़ों में बट गया और फिर शनि ग्रह के चक्कर लगाने लगा। पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि समय के साथ ये रिंग्स शनि ग्रह की ग्रेविटी की वजह से खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि शनि ग्रह की ग्रेविटी इन्हें अपनी ओर खींच रही है और ये शनि ग्रह पर एक बारिश की तरह गिर रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है आने वाले केवल 100 मिलियन सालों में रिंग्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पर अब कैसिनी मिशन अपने अंतिम दौर में था, जहां उसका फ्यूल खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका था। ऐसे में वैज्ञानिकों को एक बेहद ही कठिन फैसला लेना था। जैसा कि हमें पता है, कैसिनी स्पेसक्राफ्ट न्यूक्लियर एनर्जी से पावर था। ऐसे में अगर यह ऐसे ही शनि ग्रह का चक्कर लगाता रहता तो हो सकता है भविष्य में यह स्पेसक्राफ्ट अपने रास्ते से भटककर जीवन की संभावनाओं से भरपूर शनि ग्रह के किसी मून से टकरा जाता, जो कि उस मून पर मौजूद किसी प्रकार के माइक्रोबाइल लाइफ या एनवायरनमेंट के लिए बेहद ही खतरनाक हो सकता था। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अपने इस प्यारे स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में हमेशा के लिए खत्म करने का बेहद ही कठिन और दर्दनाक फैसला लिया। और आखिरकार 15 सितंबर 2017 कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि ग्रह की ओर अपना आखिरी अंतिम सफर शुरू किया। इस समय कैसिनी शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, पर कोई साइंटिफिक मिशन के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को खत्म करने के लिए। यानी कि ये एक सुसाइडल मिशन बन चुका था। पर अपने आखिरी दौर में भी कैसिनी स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर से जुड़ी जानकारियां धरती तक भेजता रहा। पर आखिरकार इसका एंटीना भी खत्म हो गया और पूरा स्पेसक्राफ्ट जलकर शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में समा गया, बिल्कुल धरती पर होने वाले मीटियोर शॉवर की तरह। क्योंकि शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही इसमें आग लग गई थी। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 13 सालों के साइंटिफिक मिशन और करीब 20 सालों तक स्पेस में रहने के बाद इसने हमें आखिरकार अलविदा कह दिया। पर भले ही स्पेसक्राफ्ट अब हमारे बीच नहीं रहा, पर इससे जुड़ी जानकारियां, इसके द्वारा जुटाई गई जानकारियां
अभी भी वैज्ञानिकों के होश उड़ा रही हैं। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने अपने 13 सालों के स्पेस मिशन के दौरान शनि ग्रह, उसके एटमॉस्फेयर, रिंग्स और मून्स के बारे में ढेर सारी जानकारियां जुटाई थी, जो कि आने वाली पीढ़ियों को यूं ही चौंकाती रहेंगी और उनका मार्गदर्शन करती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।